ऐसा सिलेबस दे रही हूँ जिसका मैं आप लोगों का टेस्ट लेने का सोच रही हूँ, तो सबके सब टेस्ट उस सिलेबस को नोट डाउन कर लेना। ये है आपका, एक सेकेंड, इस संडे तो आप लोगों का अवंती का टेस्ट है ना, सबका टेस्ट Yes, 16 ma'am. क्या है। स्कूल की छुट्टी भी है किसी दिन इस वीक? हम आज थी। आज किस चीज की छुट्टी थी? हम बारिश की वजह से। बारिश की वजह से। देखो, ये सिलेबस लिख लो, इस सिलेबस का जहां तक है मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों का टेस्ट लूंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में आपको लिखना है फिजिकल वर्ल्ड, ओएमआर पे टेस्ट होगा आप लोगों का। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। केमिस्ट्री में है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पढ़ लिया ना ये सारे चैप्टर? Yes, ma'am. मैम, यस मैम। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बायो में है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यूज वाला पार्ट। ऑन कर लो। इसका जो टेस्ट है इस संडे तो नहीं होगा, जिस भी दिन आप लोगों को छुट्टी रहेगी। शिवरात्रि वगैरह की भी तो छुट्टी होगी ना बीच में, कब है शिवरात्रि? या फिर इसका टेस्ट आप लिख लो 23 जुलाई को लिख लो, चलो संडे में लूंगी, 23 जुलाई। अब आप लोगों के ना ऐसे एक एक टेस्ट करके मैं लिया करूंगी। एक टेस्ट ये 23 जुलाई को होगा, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट 2 अगस्त को मैं आप लोगों का लूंगी। Okay, ma'am. डन। चलो अब आ जाओ। अब हमारा जो चैप्टर है, हाँ हाँ बोलो बोलो। कितने मार्क्स का? ये होगा पूरा 720 मार्क्स का, नीट बेस प्रॉपर 720 मार्क्स का। जैसे नीट में होता है ना आपका, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, 45 केमिस्ट्री, 45 90 बायोलॉजी, वो वाला। सेक्शन ए में पूरा 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में पैटर्न समझा दूंगी आप लोगों को कैसे रहता है पूरा। 3 Offline. घंटे 20 मिनट का टेस्ट ऑनलाइन। ओएमआर पे आप दोगे घर पे बैठ के, बस मेरे सामने कैमरा ऑन करके बैठे रहोगे। Okay, ma'am. आ जाओ। 8 मिनट पहले ही हम लोगों को वेस्ट हो चुकी है, वो ज्यादा नहीं करनी। आ जाओ। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट्स के अंदर अब हमें पढ़ना है कि आखिरकार सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। थोड़ा सा पहले वाले चैप्टर्स रिलेट करते हैं। हम लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ा था चैप्टर। प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी एल्गी। एल्गी के बाद हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? Gametophyte. गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, लीवरवर्ट्स एंड Mosses. मोजेस। लीवरवर्ट्स के अंदर गैमा कब पाए जाते हैं, और मोजेस के अंदर प्रोटेनिमा और लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज, वेरी गुड। फिर टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के अंदर क्या था स्पेशल कैरेक्टर टेरिडोफाइट का? मैम पहले स्पोरोफिटिक बॉडी होगी। वेस्कुलर प्लांट्स थे, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक थी। और इसी के अंदर स्पेगनम, स्पेगनम जो पीट मॉस बनाता था, पीट मॉस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा थी, है ना। फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म, नेक्ड सीड्स उसके अंदर पाए जाते हैं। फिर एंजियोस्पर्म हमने पढ़े थे, आया थोड़ा याद प्लांट किंगडम चैप्टर? तो हमने पढ़ा Yes, था कि जो भाई हमारे पास टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स ऐसे पहले प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज आए थे। वेस्कुलर टिश्यूज मतलब Xylem and phloem. जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम अगर सेम रेडियस पे प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम।
कॉन्जॉइंट ना, और और डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं तो रेडियल कॉन्जॉइंट वाला किसके अंदर पाया जाता है, स्टेम में या रूट्स में? स्टेम में, स्टेम में और लीव्स में, और रूट्स में रेडियल। रेडियल। याद है ना सबको ये सब, भूले तो नहीं हो? नो मैम। डाइकोट होंगे तो डाइकोट के अंदर बीच में वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगी, तो इसको कॉन्जॉइंट ओपन बोल देंगे, और मोनोकोट में कॉन्जॉइंट क्लोज बोल देंगे, है ना? ये था। तो ये जो वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जाइलम मोस्टली डेड होता है, मोस्टली लिविंग, मोस्टली डेड, मोस्टली डेड, है ना? और फ्लोएम मोस्टली मोस्टली लिविंग। लिविंग। मोस्टली होता है। हमने पढ़ा था जो जाइलम का काम होता है, जाइलम का काम होता है वाटर मिनरल्स को, वाटर या मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना, फूड ट्रांसलोकेशन। को ट्रांसपोर्ट करना। अगर मेरा एक सेल, दो सेल्स है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो उनके बीच में मेरे को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कुछ ज्यादा बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जैसे सपोज मेरा घर है, मेरे घर के साइड में मेरे नेबर का घर है, मेरे को कुछ सब्सटेंस उनके घर, कुछ चीज उनके घर देके जानी है, कुछ उनको देके आना है सामान, तो मैं कोई बाइक या कोई कार वगैरह तो नहीं करूंगी ना, नॉर्मली जाके Right. देके आ सकती हूँ। मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मैं चल के थोड़ी ना जाऊंगी, एक प्रॉपर मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराना होगा, एक सेल से दूसरी सेल में मेरे को सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट कराना है, तो सिंपल मैकेनिज्म से हो सकता है, विच इज नोन एज डिफ्यूजन। दिस इज शॉर्ट डिस्टेंस। और अगर मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराना है, बहुत दूर सब्सटेंस ट्रांसफर करना है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, जाइलम फ्लोएम की जरूरत पड़ेगी। मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मेरे को कार की, बस की, किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? एक सेल से, एक घर से दूसरे घर में जाने में नहीं जरूरत पड़ रही है किसी भी चीज की, सिंपल मैकेनिज्म से हो जा रहा है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अगर मेरे को वाटर का कराना है, तो मेरे को यूज करना पड़ेगा क्या, जाइलम। मेरे को फूड को ट्रांसफर कराना है लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसको में किसका यूज करेंगे हम, एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ये याद रखना है, जाइलम के थ्रू जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, क्वेश्चन आता है ये। फ्लोएम के थ्रू जो होता है वो हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है। अब सबके सब अपनी अपनी एनसीईआरटी निकाल लो, एनसीईआरटी हाईलाइट करना, है ना सबके पास एनसीईआरटी। अब जिसके पास नई एनसीईआरटी है वो क्या करोगे, नई एनसीईआरटी से तो चैप्टर कट है, वो यहाँ पे फोकस करना है। चैप्टर नहीं है। हाँ ये चैप्टर नहीं है, यहाँ पे फोकस करो, ठीक है? इस चैप्टर की मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, इसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना। आप पढ़ो। अभी बोलते हैं, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीच द टॉप ऑफ द टॉल ट्रीज, and for that matter how and why substances move from one cell to another cell, whether all substances move in a similar way in the same direction, whether metabolic energy is required for substance moving। सिंपली बोल रहा है कि क्या आपने ये चीज कभी सोचा कि इतने बड़े बड़े साइज के मेरे पास ट्रीज होता है, उनके अंदर सब्सटेंस ट्रांसफर कैसे होता होगा? क्योंकि पानी तो हम रूट्स को देते हैं, पानी हम ट्री के ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे थोड़े ना डालते हैं, रूट को देता है ना, तो रूट से पानी सबसे टॉप तक कैसे जाता है? एक सेल से दूसरे सेल सब्सटेंस मूव कैसे करता है? क्या एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव होता है? क्या सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करने के लिए कोई मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? इन सब चीजों के बारे में क्या आपने कभी सोचा? सिंपली ये पूछ रहे हैं आपसे। फिर ये बोलते हैं कि प्लांट्स नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, प्लांट्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक भी सब्सटेंसेस को मूव कराने की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऑक्सीजन लंग्स से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड ओनली। प्लांट्स के अंदर कभी ब्लड होता है? प्लांट्स के अंदर कट लगा के देखो, वहां से ब्लड निकला हो? नहीं है ना। तो फिर उनके अंदर कैसे ऑक्सीजन पूरी प्लांट में, वो कैसे वाटर, कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है?
सोचने वाली चीज है। वाटर टेकन अप बाय द रूट, रूट को हम पानी देते हैं, हैज रीच टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के सारे पार्ट्स तक वो पास हो जाता है, अप टू द वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम, मतलब ग्रोइंग स्टेम की जो सबसे ऊपर वाली टिप होगी वहां तक भी पहुंच जाता है। द फोटोसिंथेसिस और फूड सिंथेसाइज बाय द लीव्स, लीव्स के अंदर जो फूड बनता है वो पूरे प्लांट के अंदर चला जाता है। इवन जो रूट्स सोयल के अंदर डीपली एम्बेडेड होती है उनको भी फूड चाहिए होता है, वहां तक भी फूड चला जाता है। मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस, अगर मेरे को बहुत कम डिस्टेंस तक सब्सटेंस ट्रांसफर करना है, मतलब एक सेल टू सेल करना है, तो मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो जाता है या टिश्यू से टिश्यू में भी ट्रांसफर हो जाता है। हमें अब यहाँ पे समझना है कि एग्जैक्टली लॉन्ग डिस्टेंस वाला कैसे होता है। When we talk of the movement of substances, we need first to define, हमें सबसे पहले ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। क्या सोचना पड़ेगा? What kind of movement we are talking about? Exactly हम किस टाइप के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मतलब किस टाइप के मूवमेंट की, क्या वाटर के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, फूड की या हॉर्मोन्स की, ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसकी मूवमेंट की बात कर रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म्स ना, एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में दो मेल गैमेट्स होते हैं, एक एग के साथ फ्यूज करता है, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, पढ़ा है? सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, मतलब आखिर का वो कौन सा सब्सटेंस है जो मुझे ट्रांसफर कराना है? पहला वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स कराना है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कराना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कराने हैं, सारे सब्सटेंस मेरे को ट्रांसफर कराना है। ओवर स्मॉलर डिस्टेंस, अगर मेरे को छोटी सी डिस्टेंस पे सब्सटेंस ट्रांसफर कराना है तो मेरा वो डिफ्यूजन से भी हो जाएगा या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से भी हो जाएगा। डिफ्यूजन से भी हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से भी, जो मैंने अभी आप लोगों को लिखवा दिया है। लेकिन अगर मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस कराना है तो मुझे वहां पे जाइलम फ्लोएम की यूज करना पड़ेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। आ गया। फिर आता है important aspects that need to be considered is the direction of transport। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बता दे कि भाई जो जाइलम होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल करता है रूट से स्टेम तक, जबकि जो फूड होता है आपका वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। कोई डाउट किसी का यहाँ तक? मैम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मीन क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है साइटोप्लाज्म के थ्रू सब्सटेंस ट्रांसफर होना। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस, उसके अंदर जो मूवमेंट चलता है उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है। अब अगर हमें ऑर्गेनिक या मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर कराना है तो वो किसके थ्रू होगा? फ्लोएम के थ्रू होगा। फ्लोएम हमेशा कैसे दिखाता है? मल्टी डायरेक्शनल। याद रखना है, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जाइलम यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल। जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स का होता है, फ्लोएम के थ्रू ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स का होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज होते हैं हमारे लीव्स के अंदर, मतलब लीव्स के अंदर क्या बनता है? फूड बनता है ना। आर एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन, वो हर किसी सब्सटेंस के अंदर के अंदर ट्रांसफर होगा, जहां पे फूड जाके स्टोर होता है वहां पे भी। फिर स्टोरेज ऑर्गन से लेके, मतलब हमने फूड को स्टोर करा दिया, फिर प्लांट को रिक्वायरमेंट हुई फूड की, स्टोरेज ऑर्गन से हमें वापस भी तो लेना पड़ेगा ना फूड, रिट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। इसलिए फ्लोएम हमेशा क्या करवाता है? बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इन द स्टेम। रूट्स मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और स्टेम तक लेके जाता है, लीफ तक लेके जाता है और ग्रोइंग रीजन्स तक लेके जाता है। सपोज मेरे प्लांट का कोई पार्ट है जो सेनेसेंस दिखा रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेनेसेंस? सेनेसेंस का मतलब है प्लांट का कोई पार्ट जो ओल्ड होता जा रहा है। सेनेसेंस स्टेज, ओल्ड स्टेज। अब प्लांट को कोई पार्ट है जो ओल्ड होने लग रहा है, मतलब टूटने वाला है, प्लांट से अलग होने वाला है, और उस पार्ट के बाद बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो मेरे वो मिनरल्स सारे उस प्लांट के साथ वेस्ट चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? अब मेरे को क्या चाहिए भाई? अब तेरी डेथ, मतलब प्लांट वाले पार्ट तो, कि हम उसको बोलेंगे भाई अब डेथ तो होने वाली है तेरी, तू मेरे सारे मिनरल्स वापस दे दे मेरे को, उनको वापस ट्रांसपोर्ट कराने हैं। बाई डायरेक्शनल हो गया नहीं? एक बार तो देंगे, फिर जब वो सेनेसेंस में जाएगा उससे वापस ले लेंगे। तो व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगोस सेनेसेंस, न्यूट्रिएंट्स मे बी विथड्रॉन। विथड्रॉन मतलब वापस लेना, फ्रॉम सच रीजन, और वहां से लेके कौन से पार्ट में भेज देंगे? प्लांट का वो पार्ट जहां पे ग्रोथ चल रही होगी, ग्रोइंग पार्ट होगा जो,
यस सुहानी? मैम जैसे सेनेसेंस में जो फ्लोएम होता है वो उसे पार्ट्स में दे देता है, वो ले लेता है। जब ऐसी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में भी मतलब कि लीव्स में दे देते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सारा का सारा जो हमारा प्लांट का वो पार्ट जो सेनेसेंस में जा रहा है उसके अंदर स्टोर करा देता है, सारा एक्सक्रीटरी पार्ट। और जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो सब जो डेड लीव्स होती हैं, फॉलिंग लीव्स होती है, उनके अंदर स्टोर हो जाता है। फिर वो जैसी लीव फॉल करती है, प्लांट से अलग हो जाती है, एक्सक्रीटरी मटेरियल भी रिमूव हो जाता है इसी फॉर्म में। फिर आता है, ये तो हमारा मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाला हो गया। हॉर्मोन्स क्या होता है? हॉर्मोन्स आर आल्सो नोन एज प्लांट रेगुलेटर। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स होता है, हमारी ग्रोथ का हार्मोन और सेक्स हॉर्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऐसी प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स होता है जो प्लांट की ग्रोथ कराता है, कुछ फ्रूट की राइपनिंग्स कराता है। पढ़ेंगे हम लोग सारा प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर वो सब। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल स्टिमुलेस आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड। इनका भी ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम स्मॉल अमाउंट होता है बट होता है। Sometimes in a strictly polarized or unidirectional manner from where they are synthesized to other part. Hence, in a flowering plant, there is a complex traffic of compound, but probably not orderly, moving in different direction. ये सब फालतू की चीजें लिखी हुई हैं। तो हमें अब तक सिर्फ और सिर्फ याद क्या रखना है? हमें याद रखना है शॉर्ट डिस्टेंस कराएंगे तो सेल टू सेल होगा डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस कराएंगे, जाइलम फ्लोएम की जरूरत पड़ेगी। जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल करता है, वाटर का और मिनरल का कराता है, और अगर मेरे को फ्लोएम के थ्रू कराना है वो फूड का कराता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स या हार्मोन्स का कराता है। डन यहाँ तक? Yes, मैम। Yes, ma'am. अब आता है कि एग्जैक्टली हमने देखा कि भाई अगर सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट कराना है तो किसके थ्रू होगा? तो पहला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब मेरे को यहाँ से सपोज करते हैं दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन कार के थ्रू जा सकता है, दूसरा ऑप्शन बस के थ्रू जा सकता है, यही तो है ना? Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो पहला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेरा डिफ्यूजन। What is diffusion? Movement of molecules from higher concentration to lower concentration. हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड सब्सटेंस मूव करेंगे। दिस इज नॉन एज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन या ग्रेडियंट या इन फेवर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? Favor. कॉन्सेंट फेवर में चल रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। और हायर से लोअर जा रहा है। कब तक ये प्रोसेस चलेगा? अंटिल इक्विलिब्रियम अटेन। जब इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस चलेगा हमारा। एंड डिफ्यूजन किसके थ्रू अफेक्ट हो सकता है? इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर और प्रेशर, इसको अफेक्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम है। अभी इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम का मतलब बताएगा कोई मेरे को? गौरव, इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम कोई इनहिबिटर्स इसको अफेक्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम फैशन में मूव करता है। ये सारे पॉइंट्स लिखो जल्दी से। मैम नो इनहिबिटर मतलब? नो इनहिबिटर्स का मतलब ऐसा कोई भी इनहिबिटर नहीं है जो डिफ्यूजन को रोक सके। डिफ्यूजन का मतलब है मम्मी ने किचन में खाना बनाया, स्मेल आपके, स्मेल नहीं बोलेंगे, खुशबू, फ्रेग्रेंस आपके रूम तक आ जाएगी, आएगी नहीं? मैम देखिए मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, आपके रूम में कम है, हाई से लो आपके रूम तक आया। मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करता है बिकॉज जनरली गैसियस सब्सटेंसेस का होता है, गैसियस सब्सटेंस रैंडमली मूव करता है। कोई लिविंग सिस्टम नहीं है ना यहाँ पे। लिविंग सिस्टम का मतलब है कोई लिविंग ऑर्गेनरी या कुछ भी चीज हमने यूज नहीं किया। जरूरी नहीं है कि डिफ्यूजन के लिए हमेशा एक लिविंग सेल का ही होना जरूरी है। मम्मी किचन में खाना बना रही है, आप तक उसकी प्रेगनेंस आ गई,
कोई लिविंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे, नहीं है ना? जिनमें एनर्जी यूज होगी। नहीं, वो अलग है, वो अलग प्रोसेस है। जो डिफ्यूजन है एक पैसिव प्रोसेस है, लिख लो इसको भी। जिसमें एनर्जी यूज होगी इसको एक्टिव बोलेंगे। लिविंग सिस्टम का मतलब ये है कि एक प्रोसेस है ये, और हमने पढ़ा है कि जनरली प्रोसेस ह्यूमन बॉडीज के अंदर या सेल के अंदर चलता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलता है। लेकिन डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, लिविंग नॉन लिविंग सबके अंदर पाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि लिविंग सिस्टम के अंदर ही पाया जाएगा। जैसे जो पढ़ा था ना हम लोगों ने, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ अ लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, वहां पे मेटाबॉलिज्म, फिर उसको हमने प्रूफ भी किया था कि मेटाबॉलिज्म क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म रिएक्शंस तो लैब में भी हो सकती हैं, लैब में भी हम कुछ बनवा सकते हैं, लैब में भी केमिकल रिएक्शन चलती है। फ्यूजन का मतलब होता है सपना कि सब्सटेंसेस का एक जगह पे हाई कॉन्सेंट्रेशन, एक जगह पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में सब्सटेंसेस का मूव करना, दिस इज नोन एज हाई कॉन्सेंट्रेशन। कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों सिस्टम्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम ना आ जाए कि भाई 50% ही तेरे पास है, 50% ही मेरे पास है, एक के पास 70 है, एक के पास 30 है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सब्सटेंसेस को। इस प्रोसेस को कोई टेम्परेचर कोई प्रेशर इफेक्ट नहीं करता। जरूरी नहीं है कि प्रोसेस हमेशा लिविंग सिस्टम के अंदर ही हो, इंडिपेंडेंट है ये, कोई इनहिबिटर्स इसको अफेक्ट नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल्स रैंडम फैशन में मूव करता है, पैसिव प्रोसेस है ये, और ये स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है भाई सब्सटेंसेस को, मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। अब एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में भी यही लिखी हुई है सारी चीजें। क्या लिखते हैं ये कि भाई एक पैसिव प्रोसेस है, मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर, सेल टू सेल भी जा सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है, मतलब जनरली इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द सेल ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड, मतलब सेल के बाहर जो स्पेस होता है उसके अंदर सब्सटेंसेस का मूवमेंट ही करा सकता है, कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है, मतलब पैसिव प्रोसेस है। मॉलिक्यूल रैंडम फैशन में मूव करता है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंस, सब्सटेंस कैसे कैसे मूव करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, ये एक स्लो प्रोसेस है, लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। अगेन लाइन अलग कलर से हाईलाइट करना, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेज एंड लिक्विड, डिफ्यूजन जरूरी है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि गैसेज और लिक्विड के अंदर तो होगा ही होगा। अब बात आती है क्या सॉलिड के अंदर भी होगा, कि सपोज आपके पास एक कंटेनर में 4 चॉकलेट है, एक कंटेनर में 2 चॉकलेट है, वहां से 2 चॉकलेट निकल के दूसरे कंटेनर में थोड़ी ना आएगी कि भाई एक जगह पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है चॉकलेट की, एक जगह पे लो कॉन्सेंट्रेशन है। देखो सुहानी को हंसी आ गई, हो जाएगा। नहीं होगा ना। तो सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है ना उसके अंदर डिफ्यूजन हो सकता है, ये लाइन लिखी हुई है, डिफ्यूजन इन सॉलिड रेदर देन ऑफ सॉलिड, देन ऑफ सॉलिड का ना होके सॉलिड के अंदर हो सकता है। डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। इवन हमारा भी जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना, हम लोग O2 CO2 ये सब एक्सेल इनहेल करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, बाहर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तभी मैं इनहेल करूंगी। अगर मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर एटमॉस्फेयर में कम हो जाए, तो मैं O2 इनहेल कभी नहीं कर पाऊंगी। डिफ्यूजन को अफेक्ट कौन करता है? ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, टेम्परेचर और प्रेशर। दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, हाईलाइट कर लो इसको पूरे पैराग्राफ को। है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर, एम ही काट दिया हमारे इस बार एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को, पता नहीं क्या सोच के इस चैप्टर को कट किया इन्होंने, इस चैप्टर को और वो डाइजेशन वाला चैप्टर, भाई बहुत गलत किया दोनों चैप्टर को कट करके। एंड बच्चे मान के बैठे हैं नीट में भी नहीं आएगा, भाई ऐसा नहीं हो सकता नीट में डिफ्यूजन ना आए, आएगा, गारंटेड आएगा। मैम इन दोनों चैप्टर का पीडीएफ भेज देना। हाँ मैं दोनों का पीडीएफ भेज दूंगी। मैम एनसीईआरटी वाले जब चैप्टर काटते हैं तो वहाँ पे टीचर्स को बुलाते हैं कि कौन सा चैप्टर काटना चाहिए कौन सा नहीं? नहीं, अपना ही दिमाग लगाते हैं वो। बहुत सारी चीजें तो उन्होंने सही कट की,
अब बहुत जगह पे तो उन्होंने नाइंसाफी कर दी। सबको समझ आ गया ना? एक बार जल्दी जल्दी से अपने माइक अनम्यूट करके यस मैम बोल के बता दो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका यस मैम नहीं आया? आ रही है? अच्छे आए हैं हमारे 11th वाले। कौन कौन गायब है जरा एक बार चेक करना। आयुष नहीं है ना? आयुष बंसल क्या है? साजी हमारे बैच में ही आता ना आयुष बंसल। चलो देखेंगे बाद में कौन कौन है, उनको भी करेंगे मैसेज कि क्यों क्लासेस मिस कर रहा। नेक्स्ट प्रोसेस आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आप बोलोगे मैम अभी तो डिफ्यूजन पढ़ा, ये दूसरा डिफ्यूजन क्या है? इस डिफ्यूजन को बोल देते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन। दिस इज नॉन एज सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी देके डिफ्यूजन हम करा रहे हैं। तो अब एक्स्ट्रा फैसिलिटी नॉर्मल लोगों के लिए तो नहीं प्रोवाइड कराई जाती, वीआईपी लोगों के लिए होती है, नहीं होती एक्स्ट्रा फैसिलिटी? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब ये कौन से वीआईपी लोग हैं? अब यहाँ पे आप लोगों की थोड़ी सी नॉलेज चेक होगी पुराने वाले चैप्टर की। किस किस को याद है पुराने वाला चैप्टर? कौन से वाला? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। याद होगा ना, अभी अभी पढ़ा है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई जो मेरी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो चीजें होती है, लिपिड और प्रोटीन। कितना परसेंट लिपिड होता है, कितना परसेंट लिपिड होता है गौरव? कितना परसेंट प्रोटीन होता है? लिपिड 40%, प्रोटीन 60%। लिपिड 40 और प्रोटीन 52%। 52% और रेस्ट 8% अदर सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस। है ना? अब ये जो लिपिड था, लिपिड के अंदर हमने देखा था लिपिड का एक हेड वाला पार्ट था और एक टेल वाला पार्ट था। हेड वाला पार्ट क्या था? हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक। और टेल हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। इनका अरेंजमेंट ऐसे था, बाई लेयर था लिपिड। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड कौन से ईयर में दिया था? 1953। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कैसे इंक्रीज कर सकता है? हाउ टू इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन? फ्लूइडिटी मेरे को कौन सा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करके देती है? फ्लूइडिटी की हेल्प से कौन सा मैकेनिज्म मेरे को समझने में हेल्प मिली? समीक्षा मैम बताओ, हाउ टू इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन? Unsaturated fatty acids को increase करना। ये इसे कैसे भूल सकते हो आप लोग? क्या फायदा है फिर पढ़ने का? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज करने के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं ऐड करोगे क्या? फ्लूइडिटी कौन सा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करके देती है मेरे को? सिक्रीशन, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन। नोट्स ओपन करो जल्दी, नोट्स ओपन करना जरा अपने जल्दी से। कर लिया मैम। मिला? फ्लूइडिटी, हाउ टू इंक्रीज द फ्लूइडिटी मैम लिखा हुआ है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अमाउंट बढ़ा दो, एडिशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मैकेनिज्म एक्सप्लेन कौन सा करता है? पढ़ के सुनाओ अंशिका। दिव्यांश,
सबके कैमरा ऑन करा के बैठाने शुरू कर दूंगी मैं क्लास में। ऐश्वरी, दीक्षा, आयशा, सपना, यस मैम। बताओ कौन सा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है फ्लूइडिटी? क्वासी फ्लूइड नेचर मेरे को कौन से मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है? भाई कभी इतना मैम easy question है। सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, ग्रोथ, सेल डिवीजन। दिव्यांश याद नहीं थे क्या ये मैकेनिज्म? आगे भाई आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता। तो हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है। बाहर वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है, अंदर वाला यहाँ भी हाइड्रोफिलिक है, बीच में हाइड्रोफोबिक है। अब एक चीज सोचो, मेरे को यहाँ से एक ऐसा सब्सटेंस ट्रांसफर कराना है जिस सब्सटेंस की है मेरा हाइड्रोफिलिक मॉइटी का, हाइड्रोफिलिक मॉइटी मतलब ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर लविंग है, तो वो हेड वाले रीजन तक जाएगा, टेल वाला पार्ट क्या उसको अंदर एंटर होने देगा? नो मैम। नो मैम। क्या करे फिर, कैसे ट्रांसफर कराए? दो टाइप के प्रोटीन्स बताए थे, एक्सट्रिंसिक मैम प्रोटीन कैरियर और प्रोटीन की वजह से। वेक्सिन प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू, इन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू इसके ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कराएंगे। दिस इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नहीं है, पढ़ो जरा इसको। फैसिलिटेट एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, अ ग्रेडियंट बहुत जरूरी है होना डिफ्यूजन में। अगर ग्रेडियंट मेंटेन नहीं होगा तो डिफ्यूजन नहीं हो सकता। डिफ्यूजन रेट किस किस पे डिपेंड करता है कि सब्सटेंस का साइज कैसा है। ऑब्वियसली जो स्मॉलर साइज के सब्सटेंस होंगे फास्टर मूव करेंगे। हमारा जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी कैसी है। डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड। क्या वो लिपिड सॉल्युबल है? द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि मेजरली हमारा लिपिड है। सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड, जो सब्सटेंस लिपिड के अंदर सॉल्युबल है वो तो इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन बेचारे उन सब्सटेंसेस का क्या, जो हाइड्रोफिलिक मॉइटी रखते हैं, जो वाटर लविंग है, वो तो मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पाएंगे ना, तो उनके मूवमेंट को हमें फैसिलिटेट कराना पड़ेगा। मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होता है जो एक साइट प्रोवाइड कराता है ऐसे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने के लिए। दे डू नॉट सेट अप ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप नहीं करते। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल्स में, कि मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा मॉलिक्यूल है, मेम्ब्रेन के अंदर कम मॉलिक्यूल है, तभी वो एक इंटीग्रल प्रोटीन आपके सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करा पाएंगे। तो यहाँ पे मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट टू डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ग्रेडियंट में चल रहा है तो इसलिए कोई एनर्जी का यूज नहीं चाहिएगा ना, हमें एनर्जी नहीं चाहिए। याद रखना एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एटीपी की रिक्वायरमेंट मेरे को सिर्फ वहां पे लगेगी जहां पे मेरे को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जैसे सिंपल सा मैकेनिज्म, पहाड़ पे चढ़ता है, नीचे से ऊपर जाते हुए एनर्जी ज्यादा लगती है, ऊपर से नीचे आते हुए ज्यादा एनर्जी लगती है। नीचे से ऊपर जाते हैं। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे डिस्टेंस क्या है, लो, लो से हाई जाएंगे एनर्जी लगेगी, हाई से लो आ रहे हैं, हाई डिस्टेंस से लो डिस्टेंस पे आ रहे हैं, एनर्जी नहीं लगेगी। अभी आप लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको ज्यादा मार्क्स लेके आना है, मेहनत लगेगी नहीं लगेगी कम मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लाने में? किसी के मार्क्स 600 आ रहे हैं, किसी के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, 80%, 90% आ रहे हैं। 90% से 10% मार्क्स लाने में मेहनत लगेगी? नहीं लगेगी ना, पढ़ाई छोड़ दो, मस्त घूम लो, नहीं लगेगी मेहनत। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में जाना है, हाई से लो जाना है, कोई एनर्जी नहीं लगेगी, लो से हाई जाने में एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे भी वही है कि भाई फैसिलिटेटेड में तो हाई से लो जा रहे हैं तो कोई एनर्जी नहीं लगेगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कभी भी लो से हाई नहीं हो सकता। ट्रांसपोर्ट रेट रीच ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट करो इसको सब जिसके पास भी एनसीईआरटी है। ट्रांसपोर्ट रेट रीच अ मैक्सिमम, ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम तब हो जाएगा जब हमने जितने भी प्रोटीन्स थे उन सारे प्रोटीन्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करा दिए, उस पॉइंट को बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। जैसे कि आप लोगों ने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक ग्लास पानी लो, उसके अंदर चीनी घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी।
क्यों? मैम। क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट आ गया है वहां पे, सैचुरेशन पॉइंट सेम यहाँ पे है, सारे प्रोटीन्स यूज कर लिए, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। क्वेश्चन पूछा जाता है सैचुरेशन पॉइंट नॉर्मल डिफ्यूजन में आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आता है? फैसिलिटेटेड में आता है, नॉर्मल डिफ्यूजन में कभी सैचुरेशन नहीं आता। ठीक है, वहां पे इक्विलिब्रियम आता है, यहाँ पे सैचुरेशन आता है। आगे चलो, फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, क्योंकि स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंसेस को ही मूव कराएगा। इट अलाउ सेल टू सेल सेलेक्टेड सब्सटेंसेस फॉर अपटेक, सिर्फ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही, इसलिए इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स व्हिच रिएक्ट विद प्रोटीन। इसीलिए देखो नॉर्मल डिफ्यूजन जो था वो इनहिबिटर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन फैसिलिटेटेड में इनहिबिटर्स का इफेक्ट पड़ेगा। आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल से कोई हाइड्रोफिलिक मॉइटी वाला सब्सटेंस ट्रांसफर होना था, उसकी जगह कोई सब्सटेंस आके वहां बाइंड हो गया, रुक गया नहीं रुक गया मैकेनिज्म? यस मैम। तो इनहिबिटर्स का इफेक्ट है यहाँ पे। प्रोटीन्स फॉर्म चैनल इन द मॉलिक्यूल इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू। जो प्रोटीन्स होता है चैनल्स की तरह वर्क करता है। कुछ चैनल्स जो होता है, कुछ प्रोटीन जो होता है वो हमेशा ओपन रहता है, और कुछ कंट्रोल्ड रहता है कि मतलब जब मन किया तब ट्रांसफर करा दे, जब मन किया तब ट्रांसफर नहीं कराया। सम आर लार्ज एंड अदर्स अलाउंग ए वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कुछ जो चैनल्स होता है, कुछ जो प्रोटीन्स होता है बहुत लार्ज साइज के होते हैं, जो बहुत सारे सब्सटेंसेस को मूव करा सकते हैं एक साथ। ऐसे ही जो ये प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन्स को हम पोरिन्स बोल देते हैं। पोरिन्स क्या है? बड़े बड़े साइज के पोर्स हैं आउटर मेम्ब्रेन में। किस किस की आउटर मेम्ब्रेन में? हाईलाइट करो, क्वेश्चन आता है यहाँ से। पोरिन्स आर द प्रोटीन दैट फॉर्म ह्यूज पोर इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। allowing molecules up to the size of small molecule to pass through, जहां से स्मॉल मॉलिक्यूल का साइज, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारा एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन के थ्रू अगर सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको बोलेंगे यूनिपोर्ट। एक साथ दो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, देखो ना अलग डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज नोन एज एंटीपोड। दो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दिस इज नोन एज सेम। तो हाईलाइट करने वाली जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा पोरिन से मिलेगा। पोरिन्स कैसे होते हैं? पोरिन्स आर ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन। किस किस की? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? 3 ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड। कलरलेस प्लास्टिड कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट। एंड और स्टार्च को कौन सा प्लास्टिड स्टोर करके रखता है? यूरोप्लास्ट। और फैट एंड ऑयल्स को? थायोप्लास्ट। फिर आता है कि ये फिगर में दिखाया हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। द ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल देन रोटेट एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल वाटर चैनल्स। इसमें लास्ट वाली लाइन को अभी हाईलाइट कर लो, ऊपर वाला अभी समझाती हूँ क्या लिखा है इन्होंने, कि भाई जो हमारी जो मेम्ब्रेन होते हैं ना उसके अंदर कुछ वाटर चैनल्स भी बने होता है सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। दीज वाटर चैनल्स आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन से मिलके बने होता है। मतलब 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से मिलके वाटर चैनल्स बने होते हैं। एक्वा का मतलब होता है वाटर, पोरिन्स ऊपर वाले लिखे हुए प्रोटीन जो बनाता है। ठीक है, एक्वापोरिन्स क्या है, कितने मॉलिक्यूल से मिलके बना है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। अब ये चीज इसको यहाँ पे तो समझ में, चलो यहीं पे समझ लो। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेरे को सब्सटेंस जो है ये ट्रांसफर कराना है, ये सेल का बाहर, ये सेल का इनर मीडियम। अब मेरे पास ये जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, एक पहला मैकेनिज्म तो ये है कि इस प्रोटीन के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए, पहला मैकेनिज्म ये है। एक मैकेनिज्म यहाँ पे ये होता है कि सपोज ये मेरे पास एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसके एक एंड से आपका एक मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस अटैच हो गया, ये डायरेक्टली यहाँ से ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा, ये क्या करेगा, फ्लिप कर जाएगा। अब फ्लिप कैसे करेगा, इसको ऐसे समझो जैसे कि ये पेन है, मेरा पेन दिखाई दे रहा है सबको,
Yes, yes, ma'am. ठीक है, Yes, ये ma'am. पेन है, ये पेन की कैप, मतलब ये कैप नहीं, ये मॉलिक्यूल है जो मेरे को यहाँ से इधर साइड ट्रांसफर कराना है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ऐसे बाइंड कराया और ये मेरा प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये ऐसे फ्लिप कर गया, चला गया नहीं चला गया सेल के अंदर, Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ये बोल रहा है। अब वो लाइन पढ़ो दोबारा से, वो लाइन क्या लिखता है यहाँ पे, पढ़ना जरा, क्या लिखता है यहाँ पे, मॉलिक्यूल बाइंड, बाउंड, बाउंड मतलब चिपक जाना, टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से मॉलिक्यूल चिपक गया, फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रोटेट कर जाएगा एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। अब आया समझ में? Yes, ma'am. Made up of 8 different type of occurrence means हाँ, डिफरेंट अलग अलग टाइप के, 8 अलग अलग टाइप के प्रोटीन से मिलके बना होता है वाटर चैनल, जो ऐसे सब्सटेंसेस को मूव करते हैं कि एक साइड बाइंड किया फिर फ्लिप कर गया ऐसे। एक बार देख लो अच्छे से, जहां पे चीजें नहीं समझ में आए जस्ट पूछ लो। इट मीन्स जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसमें पोर्स होते हैं। हमारी आउटर मेम्ब्रेन होते हैं एग्जैक्टली, उसके अंदर पोर्स होता है, किस किस के अंदर, प्लास्टिड्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और कुछ हमारी बैक्टीरिया के अंदर, सबके अंदर नहीं होते। और वो पोर्स 8 अलग अलग टाइप के पोर्स मिलके एक वाटर चैनल बना देते हैं। मैम जो वो आउटर मेम्ब्रेन जिनमें पोर्स नहीं होते फिर उनमें प्रोटीन का कैसे होता है? उसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है उसके मेम्ब्रेन में, ऐसे वाले प्रोटीन्स नहीं होते, ऐसे वाले जो फ्लिप फ्लॉप करा के ट्रांसफर कराते हैं। समझ में? Yes, ma'am. क्या ये सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट ये सब समझ आएगा डायग्राम से? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब जहां पे एनर्जी एनर्जी Against लगेगी, concentration gradient. हाँ एग्जैक्टली, और अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तभी एनर्जी लगेगी। तो लिखो एक्टिव Transport. ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहली चीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब टीपी इज अगेंस्ट रिक्वायर्ड। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स होगा। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट समझते हो, लो से हाई, लो से हाई जाना मतलब पहाड़ पे ऊपर चढ़ना, मतलब अपहिल ना, और हाई से लो मतलब डाउन हिल। जैसे फैसिलिटेटेड में सैचुरेशन पॉइंट आया था, यहाँ पे भी सैचुरेशन होता है, और ये हाईली स्पेसिफिक होता है, सिर्फ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही मूव कराएंगे। एंड सैचुरेशन पॉइंट हर चीज में होता है क्या? सैचुरेशन पॉइंट हर उस ट्रांसपोर्ट में होगा जहां पे हम प्रोटीन्स का यूज करेंगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे भी कैरियर प्रोटीन्स का यूज करेंगे, क्योंकि एक प्रोटीन को मैंने यूज कर लिया, एक ही प्रोटीन को मैं बार बार यूज नहीं कर सकती। एक बार मैंने सेल के सारे प्रोटीन को यूज कर लिया मतलब सेल के अंदर सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। फिर लिखो इसको जल्दी से।
मैम हाईली स्पेसिफिक मतलब हाईली स्पेसिफिक का मतलब होता है कि सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही मूव कराएगा ये। जैसे वो होता है ना लॉक एंड की, हर एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होगी, उसको बोलते हैं ना लॉक एंड की थ्योरी, अगर आप लोग पढ़ा होगा। स्पेसिफिक होता है वो, सेम यहाँ पे है, हाईली स्पेसिफिक होता है, जैसे एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होता है। अब पढ़ो एनसीईआरटी क्या लिखती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट uses energy to pump molecule against a concentration gradient। एनर्जी का यूज करेंगे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स है उसके थ्रू ही होगा। डिफरेंट प्रोटीन्स इन अ मेम्ब्रेन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अलग अलग टाइप के प्रोटीन होता है जो एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से ट्रांसफर कराते हैं, जैसे हमने फैसिलिटेटेड के अंदर भी देखा। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पंप्स। पंप्स आर द प्रोटीन जो एनर्जी का यूज करेंगे और सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराएंगे। यही पंप लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफर करा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम कब होगा? जब सारे के सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमने यूज कर लिए होंगे, इट मींस सैचुरेशन इफेक्ट आ जाएगा। जैसे एंजाइम स्पेसिफिक होता है, द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक in what it carries across the membrane, कि किस सब्सटेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ये रहता है। सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स है that react with protein side chains, मतलब कोई भी इनहिबिटर आके अगर इनके पंप से बाइंड कर जाए तो ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। मैम आया समझ में? एक्टिव ट्रांसपोर्टर सारे आउटर मेम्ब्रेन्स में होंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जनरली हाँ सबके अंदर मिलेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ये, पंप्स के थ्रू होगा। सब मेम्ब्रेन्स के अंदर पंप होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, आगे पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन फिजियो में सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। जैसे सोडियम आयंस को पोटेशियम आयंस को ही ट्रांसफर कराएंगे मेम्ब्रेन के अंदर या मेम्ब्रेन से बाहर, और एटीपी का यूज करके कराएंगे। अब जितने भी हमने मैकेनिज्म पढ़े, कितने मैकेनिज्म पढ़े हमने? 3 मैकेनिज्म पढ़े। इनका जरा कंपैरिजन देख लो। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा चलो इसको खुद से करता है और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप जो लोग बताना मेरे को। सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक एक प्रॉपर्टी लिखूंगी, आपको बताना है कि ये प्रॉपर्टी इनके अंदर है या नहीं है। पहली प्रॉपर्टी, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। क्या सिंपल डिफ्यूजन में हम कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का यूज कर रहे थे? नो मैम। No, ma'am. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में Yes, कर ma'am. रहे थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कर रहे थे। सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव कौन सा प्रोसेस है इसमें से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन सेंसिटिव नहीं है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी सेंसिटिव है, इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव, दोनों थे ना? Yes, ma'am. ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट कौन कौन कर सकता है? क्या सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हम सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं? नहीं करा सकते, क्योंकि डिफ्यूजन में सिर्फ और सिर्फ वाटर और मतलब लिक्विड Gases. और गैसेस का करा सकता है, सॉल्यूट का नहीं करा सकते। फैसिलिटेटेड में करा सकता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी करा सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन है, मॉलिक्यूल्स का करा सकते हैं हम इजीली। फिर आता है अपहिल ट्रांसपोर्ट, किस किस में होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Active transport. फैसिलिटेटेड नहीं होगा, एक्टिव में होगा। एटीपी रिक्वायर किस किस के लिए चाहिए? एटीपी सिंपल डिफ्यूजन एक्टिव नहीं ट्रांसपोर्ट। चाहिए, फैसिलिटेटेड नहीं चाहिए, एक्टिव चाहिए। बताओ आगे कंपैरिजन में समझ में Yes, ma'am. यस मैम। लिखना चाहोगे इसको कंपैरिजन को? यस मैम। लिख लो जल्दी से।
हो गया मैम। I'm done. डन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन में हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली मेरे प्लांट को ग्रो करने के लिए या फिर प्लांट की आखिर कितनी नीड है वाटर की। इसमें सिर्फ जितना मैं लिखवा रही हूँ इतना चीज लिख लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है। प्लांट वाटर रिलेशन टॉपिक डालना। इस प्लांट होता है उसको 3 लीटर वाटर चाहिए होता है पर डे। मस्टर्ड प्लांट को कितना चाहिए होता है, ये इन्होंने डेटा लिखा हुआ है। मस्टर्ड प्लांट को जितना उसका वेट होता है उतना वाटर चाहिए होता है, इक्वल टू इट्स वेट इन एवरी 5 आवर। हर 5 घंटे में जितना उसका वेट है उसको उतना वाटर कंज्यूम करना ही करना होता है। एप्पल प्लांट, एप्पल 36 से 45 लीटर की जरूरत होती है पर डे। नहीं रखता। नेक्स्ट हम लोग प्लांट वाटर रिलेशन हो गया हमारा। वाटरमेलन का भी ऐड कर लेना। वाटरमेलन के अंदर 92% वाटर होता है। हर्बेशियस जितने प्लांट होते हैं उनके अंदर 10 से 15% वाटर चाहिए होता है उनके फ्रेश वेट या ड्राई वेट की कंपैरिजन में। देन वुडी प्लांट्स होते हैं उनको कंपैरेटिवली कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। वाटर लॉस होता है जब, वो किस फॉर्म में होता है हमारा, ट्रांसपायरेशन के फॉर्म में होता है। मस्टर्ड प्लांट को लिखवाई दिया ये सब। कॉर्न प्लांट को, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आता। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका यहाँ से वाटर पोटेंशियल से स्टार्ट। अगर नीट में क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से आते हैं, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ तक आप लोगों के जो भी डाउट्स है अपने अपने डाउट्स पूछो एक बार जल्दी जल्दी से। कोई डाउट किसी का? एक लाइन लिखो, a seed हाँ, बोलो। may appear dry but it still has water. इसमें ऊपर ये बोल रहा है कि अगर आपको सीड बाहर से दिखने में ड्राई दिख रहा है, सूखा सूखा दिख रहा है, लेकिन उस सीड के अंदर तब भी वाटर रहता है, क्योंकि सीड को रिस्पायर करने के लिए इट वुड नॉट बी अलाउड बट इट स्टिल हैज, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाउ इन रिस्पायरिंग। मतलब ये है कि सीड के अंदर हमेशा वाटर रहता ही रहता है, चाहे वो कम अमाउंट में चाहे ज्यादा अमाउंट में। चाहे कोई भी चीज आपको ट्राई दिखेगी, वाटर 101% उसके अंदर होगा। मैम वाटर पोटेंशियल का सिंबल को क्या बोलते हैं? दिस इज नॉन ए साई। साई बोलते हैं इसको, और लिखता है ऐसे PSI। पी साइलेंट रहता है। टू इनहिबिटर्स का मतलब है कोई भी इनहिबिटर आके आपके मैकेनिज्म को अफेक्ट कर सकता है, मैकेनिज्म को रोक सकता है। दिस इज नॉन एज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। पुनीत लास्ट स्लाइड दिखाना। लास्ट स्लाइड में बेटा ये लिखना है।